हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए टारगेट यूपीएससी 2024 में हम लोग आज एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। उसका नाम है रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रैंकिंग और ऑर्डरिंग, लगभग यही नाम है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में लगभग यही नाम है, रैंकिंग और ऑर्डरिंग। तो आज इसके हम लोग पहले पार्ट पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग किसी भी चैप्टर को 3 एपिसोड में करते हैं। तो पहले एपिसोड में हम लोग कुछ बेसिक्स पे बातचीत करते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ कह सकते हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं, और लास्ट एपिसोड जो होता है वो हमारा बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार एपिसोड होता है। उसमें हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं जो यूपीएससी की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले और दूसरे पार्ट्स में मतलब आपको जो पढ़ेंगे वो काम नहीं देगा, बिल्कुल देगा। क्योंकि जब तक आप बेसिक और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को नहीं सीखेंगे तो जाहिर सी बात है डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को आप नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग का यही मकसद है कि सबसे पहले आपको बेसिक सिखाना, कि मतलब रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का तरीका क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, और सबसे बड़ी बात है अगर इसमें कुछ फॉर्मूला होता है या कॉन्सेप्ट या ट्रिक तो हम उसको बता देते हैं। हालांकि रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग में ऐसा बहुत ज़्यादा कोई खास फॉर्मूला नहीं होता, थोड़ा सा बेसिक्स है, हम उस पर चर्चा कर लेंगे, उसके बाद ही आपको क्वेश्चंस कराएंगे। पहले पार्ट में हम लोग सबसे पहले बेसिक्स पे ही बातचीत करते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे पहले पार्ट में, दूसरे और तीसरे पार्ट में कोशिश करेंगे संभवतः 10 से 12 क्वेश्चंस करने का, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। रैंकिंग एंड सीक्वेंस से एक प्रश्न पूछे ही जाते हैं हर साल, देखा गया है। तो हो सकता है कि 2024 में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो क्यों ना हम लोग एक क्वेश्चन के लिए भी अभी से तैयार रहें। हर एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि लगभग 27 क्वेश्चन आपको सही करना है 80 में से, और कहीं ना कहीं आपको 35-36 क्वेश्चन जब तक आप नहीं अटेम्प्ट करके आएंगे सही सही, तो आप सिक्योर जोन में नहीं रहेंगे। तो इस तरह आपको मैथ और रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपका पेपर क्लियर हो पाएगा। डिफिकल्टी लेवल बढ़ता ही जा रहा है हर साल, आपको पता ही है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग सीधे इसके कुछ कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं। एक्चुअल में रैंकिंग एंड सीक्वेंस होता क्या है और हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं, या रैंकिंग एंड सीक्वेंस या ऑर्डरिंग एक ही बात है, ठीक है ना। रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग, देखिए रैंकिंग से आपको पता लग रहा होगा, एक टर्म है रैंकिंग, आपने बहुत सुना होगा, रैंक रैंकिंग, है ना। रैंक क्या होता है, जब मान लेते हैं आप कभी क्लास में पढ़ते होंगे, जब स्कूल टाइम में, तो वहां पे रैंक मिलता था अकॉर्डिंग टू मार्क्स, है ना। कि जैसे कोई बच्चा टॉप करता है तो उसको एक रैंक मिलता है, फर्स्ट रैंक मिलता है, उससे जो कम मार्क्स लाता है उसको सेकेंड रैंक मिलता है, उसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना। कई बार हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 to 10 रैंक में रहने की कोशिश करते हैं, या 1 to 5 में रहते हैं की कोशिश करते हैं। जिसका रैंक सबसे अच्छा है वो क्या है, मतलब टॉप पे होगा, है ना। और जिसका रैंक सबसे बुरा होगा वो क्या होगा, बॉटम पे होगा। तो रैंक हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, रैंक 1 रैंक 2, रैंक 1 अच्छा माना जाता है, और रैंक जितना नीचे जाता जाएगा या जितनी संख्या बड़ी होती जाएगी वो कहा जाएगा रैंक उसका खराब है ना, या कह सकते हैं कि रैंक उसका बहुत कम है। तो वही है रैंकिंग। और ऑर्डरिंग का मतलब है कि उसको ऑर्डर करना, रैंक को हम लोग को ऑर्डर करना है। एक्चुअल में यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या होगा, बहुत सीधा सीधी आपको कुछ दिया नहीं रहा होगा, है ना। आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस में दिया गया होगा कि पहला व्यक्ति दाएं से 12वें स्थान पे है, दूसरा व्यक्ति बाएं से 13वें स्थान है, दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो दोनों का रैंक चेंज हो जाता है, तो बताइए पंक्ति में कितने छात्र थे। इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा, तो यही होता है ऑर्डरिंग। रैंक तो दिया है लेकिन ऑर्डर करना आपका काम है, इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग। कि एग्जामिनर आपको रैंक तो दे देगा लेकिन ऑर्डर आपको करना पड़ेगा, और ऑर्डर करके आपको उत्तर निकालना ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर जो बच्चा सही निकाल लेता है उसको मार्क्स मिल जाएगा। इसी में बच्चे जनरली गलती कर जाते हैं। जनरली गलती होता है लेफ्ट राइट में, दाया बाया में। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज है, जो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो अभी हम बात करेंगे, इस पे हम अभी आपको बता देंगे, वहां पे गलती हो जाती है मोस्टली। लेकिन आज जब आप हमसे पढ़ के जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपसे आप क्वेश्चंस गलत नहीं होगा और आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो देखिए रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग में सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये तो रैंक और ऑर्डर का ही कॉन्सेप्ट है। मान लेते एक लाइन है, एक बार और आपको बता दें कि रैंकिंग ऑर्डरिंग में जरूरी नहीं है कि केवल रैंक का क्वेश्चन हो। चैप्टर का नाम रैंकिंग एंड सीक्वेंस या ऑर्डरिंग रहेगा, बट इसमें वजन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लंबाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सब रैंक में ही आएगा। इसको आप ये मत बोलिएगा कि यार ये तो रैंकिंग का क्वेश्चन है ही नहीं,
बेसिकली उसी के अंदर सबको रख दिया गया कि ए का वजन बी से ज्यादा है, सी का वजन डी से कम है, ये सब भी क्वेश्चन रैंकिंग में ही आएंगे, या ए बी से लंबा है, सी डी से छोटा है, ये भी सब रैंक में ही आएंगे, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग रैंकिंग से ही बनाने की कोशिश करेंगे। मान लेते ये रेखा है, आपको पता है ये इधर बायां होता है और ये दायां है। अगर कहे कि कोई व्यक्ति बाएं से पांचवें स्थान पे खड़ा है, तो हम कहेंगे बाएं से पांचवें स्थान का मतलब है यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ए सपोज कर लेते हैं, वही व्यक्ति का स्थान दाएं से मान लेते हैं 24 हो, मान लेते हैं उस व्यक्ति का स्थान दाएं से 24 हो, तो पूछा जा रहा है कि पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं या पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तब क्या होता है एक्चुअल में, बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, इसको सीधा लिख देते हैं 24 + 5 29, और 29 आंसर में दिख भी जाता है, बट ये गलत है। क्यों गलत है आप समझिए थोड़ा सा मेरे साथ कॉन्सेप्ट जो आपको हम बताने जा रहे हैं, उसके बाद फॉर्मूला डायरेक्ट बता देंगे। यहां से यहां रैंक है, मतलब इसका ए का स्थान है पांचवें पे, और यही ए पीछे से 24वें स्थान पे, मतलब दाएं से। तो जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ए का जो है ना 2 बार प्लेस ऐड होता है, एक बार 5वें स्थान पे, एक बार 24वें स्थान पे। तो हम कहेंगे कि एक बार ए का स्थान हटाना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति एक ही है तो उसका 2 बार नंबर क्यों जोड़ना, है ना। जब कहेंगे व्यक्ति एक ही है तो उसको 2 बार क्यों ऐड करना। एक्चुअल में ये होगा कि इसमें एक कम हो जाएगा, तो पंक्ति में एक्चुअल में 28 ही व्यक्ति हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका फॉर्मूला होता है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, उस व्यक्ति के बाएं से स्थान और उस व्यक्ति के दाएं से स्थान दोनों को जोड़ के एक माइनस करना होता है। अगली बार से इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सेम व्यक्ति का दायां और बायां का स्थान अगर आपके पास दिया रहे तो उसमें एक आपको कम करना है। और आगे भी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें मान लेते 2-3 व्यक्ति भी दिया रहे, तो आप कोशिश हमेशा करना कि जब भी पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो आप किसी एक व्यक्ति की कोशिश करना कि दायां और बायां से स्थान पता लग जाए। उससे क्या होगा ना कि क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि बहुत तरीका है, बहुत लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं, बट आप इस बात को समझिए कि अगर आप दायां और बायां एक ही व्यक्ति का पता लग कर लेते हैं एक पंक्ति में, तो आपको बहुत आसानी से पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या पता लग जाएगी। दूसरी बात है कि आप इस बात को और ध्यान रखें, कई बार पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या भी दी गई होगी, ऐसा भी दिया रहेगा कि मान लेते कि एक पंक्ति है, सपोज कर लेते कि एक पंक्ति में 30 व्यक्ति बैठे हैं। कितना है भाई? 30, ठीक है ना, 30 व्यक्ति बैठे, ऐसा बोला जाएगा आपको, और कहा जाएगा कि एक व्यक्ति का दाएं से मान लेते हैं स्थान है, मान लेते वो व्यक्ति क्यू है, क्यू का दाएं से स्थान मान लेते हैं 25 हो और बाएं से स्थान 13 हो, ठीक है ना, बाएं से स्थान 13 हो, मान लेते हैं ऐसा। तो आपको लग रहा है ये संभव है? ये संभव है? आप बस छोटी सी बात बताइए कि अगर ये पूछा जाए या बताया जाए कि एक पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या 30 है और क्यू का स्थान, ठीक है ना, दाएं से 25 और फिर क्यू का स्थान, सॉरी यहां पे मान लेते पी का स्थान बाएं से, यहां पे पी का स्थान बाएं से कर लीजिए 13, है ना, यहां इसको 13 कर लेते हैं, 13 लिखा था ना, पी का स्थान बाएं से 13 हो, तो कभी भी ये संभव है? नहीं है ना। एक्चुअल में इसलिए संभव नहीं है, मान लेते हैं 30 व्यक्ति ही और यहां से यहां 25 हो, तो जाहिर सी बात है मात्र 5 ही व्यक्ति इधर होंगे ना, और यहां पे यहां से यहां 13 है, फिर इसके बीच भी कुछ संभावना बनेगी, मतलब 25 13 38 तो यही दिख रहा है, और बीच में ही मान लीजिए एक भी व्यक्ति हो तो 39 हो जाएगा, और यहाँ पे पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या 30 है। इसका क्या मतलब होता है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसका मतलब समझिएगा ओवरलैप होगा, मतलब ये कहीं ना कहीं यहां होगा या ये इधर लाई कर जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होगा। इस बात को समझिएगा, एग्जाम में बहुत, मतलब ये सब चीज बहुत छोटी छोटी बात है जो आपको समझना है। अगर आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। आपको इन सब चीजों को हमारे साथ सीखना पड़ेगा कि भाई पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या 30 है, तो दोनों का अलग अलग स्थान अगर दूर दूर रख देते हैं तो 38 तो यही दिख रहा है, अगर एक भी व्यक्ति बीच में कम से कम भी बैठा हो तो 39 हो जाएगा, हालांकि यहाँ पे 30 ही व्यक्ति था, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कैसे हमको सॉल्व करना है, ये भी हमें डिसाइड करना है, एग्जामिनर नहीं बताएगा, ये हमें डिसाइड करना है कि ओवरलैप करेगा तो कौन किसको करेगा। एक्चुअल में जब क्वेश्चन हम करेंगे ना तो आप सीख जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है, बट आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, बार बार वीडियो को देखना पड़ेगा, तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा।
तो देखिए ये तो हो गया रैंकिंग एंड सीक्वेंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। हम इसको ना क्वेश्चन में ही कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा बता दें, है ना। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहां पे हम आपको ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में आपको ज्यादा समझ में आएगा। संदीप पंक्ति के बाएं छोर से 20वें स्थान पर है और अमन पंक्ति के दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। यदि उन्होंने अपना स्थान आपस में बदल लिया तो अमन का स्थान दाएं छोर से 10वां हो जाता है। तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक है संदीप एक अमन, दोनों का स्थान दिया गया है। उसके बाद दोनों क्या करते हैं ना, अपना स्थान बदल लेते हैं। अपना स्थान बदलने का मतलब है कि अमन संदीप की जगह बैठ गया, संदीप अमन की जगह बैठ गया, ऐसा हुआ है। तो सबसे पहले एक पंक्ति आपको बनाना पड़ेगा, यही एक पंक्ति है। इसमें संदीप बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, तो संदीप बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, बायां इधर है ना। तो हम कहेंगे कि संदीप मान लेते हैं यहां पे बैठा हो और ये 20वें स्थान पे हो, कहां से, बायां से। चलिए उसके बाद कह रहा है कि अमन पंक्ति के दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। मान लेते हैं ये 12वां स्थान है दाएं छोर से और यहाँ पे कौन बैठा है, अमन बैठा है। आप सबसे पहले ये काम कर लेना। अब दोनों ने अपना स्थान बदल लिया। स्थान बदलने का मतलब है कि यहां पे अमन आ जाएगा और यहां पे कौन बैठ गया, संदीप। स्थान तो बदल लिया, लेकिन स्थान बदलने के बाद क्या हुआ ना कि अमन का जो स्थान है ना दाएं छोर से 10वां हो जाता है। अमन का स्थान दाएं छोर से 10वां हो जाता है, मतलब अमन का स्थान अब ये यहां पे 10वां हो गया दाएं छोर से। ठीक है, दाएं छोर से 10वां हो गया। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या बताइए। अब एक बात बताइए, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या अगर हमको बताना होगा, अभी आपको कुछ गलती मेरे में दिखी होगी ग्राफ में, यही मैं चेक करना चाह रहा था कि आप इसको पकड़ पाते हैं कि नहीं। अब एक चीज कॉमन सेंस लगाइए कि ये व्यक्ति यहां से अगर यहां पहुंच रहा है तो 10वें स्थान पे, और उससे पीछे कहीं भी ये 12वें स्थान पे होगा क्या, मतलब ये कम है तो यहाँ आगे है और ये ज्यादा है तो ये पीछे। इसका मतलब है ओवरलैप वाला केस बन रहा है ना। एक्चुअल में यहां पे ओवरलैप वाला केस बनेगा। आप कह सकते हैं कि एक्चुअल में अमन यहां नहीं बैठा होगा, अमन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे बैठा होगा। ठीक है, कह सकते हैं कि अमन यहां पे बैठा होगा। ठीक है, और अमन का जो स्थान है दाएं छोर से 12वां था। तो अब यहां पे देखिए, अब अमन और यहां पे अब क्यों कौन बैठ जाएगा, संदीप, यहां पे संदीप। अब ठीक हो गया ये, है ना, अब ठीक हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना। इसलिए मैं आपको दिखा रहा था कि ओवरलैप करने के लिए आपको क्वेश्चन के अंदर खुद समझ में आ जाएगा, लेकिन हाँ वहां पे थोड़ा सा आप स्मार्टनेस दिखाएंगे या अपना इंटेलिजेंस दिखाएंगे। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था, बट क्या होता कि आगे गलती होती, इसलिए हम पहले ही गलती ना करें, सब कुछ सीखते हुए चले। अब देखिए यहां पे अब आप एक बात समझिए कि एक व्यक्ति का स्थान बाएं से 20वां है और दाएं से वही स्थान को मतलब 10वें स्थान पे दिख रहा है। हालांकि मैंने आपको यह कहा था कि एक ही व्यक्ति का दायां और बायां से स्थान पता कर लीजिए, पहली बात, या एक ही बिंदु का दायां और बायां स्थान पता कर लीजिए, बात एक ही है। या तो एक व्यक्ति का दाएं और बाएं से स्थान पता लग जाए, या फिर एक पॉइंट का दाएं से और बाएं से स्थान पता लग जाए, उससे भी काम हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये एक पॉइंट है, इसका बायां से स्थान पता लग रहा है और इसका दायां से भी स्थान पता लग रहा है। बायां से 20 है और दायां से 10 है। इसका क्या मतलब हुआ कि 20 + 10 और 1 माइनस करना है, क्योंकि 2 बार वो पॉइंट ऐड हो गया है। तो मेरा हो जाएगा 30 - 1 और आंसर हो जाएगा 29। तो इस पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, 29 है। लोग 30 भी लिखेंगे, कुछ लोग गलती करेंगे तो 31 भी करेंगे, हालांकि 30 31 दोनों गलत है, आंसर हो जाएगा 29। अब देखिए ए बी सी डी ई 5 लोग में है, अब प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। बी केवल एक व्यक्ति से लंबा है, डी केवल सी से छोटा है, डी ए और ई दोनों से लंबा है। उनमें से तीसरा लंबा सबसे कौन है ना, तीसरा सबसे लंबा कौन है। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपसे रैंकिंग का क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या ऐसा वाला क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वजन का या हाइट का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे हाइट है, 5 व्यक्ति है तो हम 5 लाइन बना देते हैं या 5 पोजीशन ड्रॉ कर दिए सबके लिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रत्येक की ऊंचाई अलग है, ठीक है, अच्छी बात है।
बी केवल एक व्यक्ति से लंबा है। अब देखिए बी अगर केवल एक व्यक्ति से लंबा होगा तो बी का 100% यहाँ पे पोजीशन फिक्स कर दीजिए, वो एक व्यक्ति से लंबा हो गया। ठीक, डी केवल सी से छोटा है। अब देखिए डी अगर केवल सी से छोटा है मतलब सी और डी यहां आ जाएगा, डी केवल सी से छोटा है ना, डी से बड़ा सी ही है केवल, तो ये भी तय हो गया। अब कह रहा है कि डी जो है ना ए और ई दोनों से लंबा है, डी जो है ए और ई दोनों से लंबा है मतलब ए और ई यहां पे आ जाएगा। लेकिन ए और ई के बारे में तो नहीं पता है ना कि ए बड़ा है या ई, तो यहाँ पे ए और ई की संभावना है और यहाँ पे भी ए और ई की संभावना है, फाइनल नहीं हो पा रहा ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरा सबसे लंबा कौन है, तो देखिए पहला सबसे लंबा, दूसरा सबसे लंबा, तीसरा सबसे लंबा। तीसरा सबसे लंबा में या तो ए भी आ सकता है या ई भी आ सकता है, क्योंकि हमारे पास ए और ई की जानकारी नहीं है कि इनमें से लंबा या इनमें से छोटा कौन है। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा ए या ई। देखिएगा ये सब चीज बहुत अच्छे से कर लीजिएगा कि अगर ना दिया रहे तो ऑब्लिक लगा के लिख लेना है। 30 छात्रों की एक पंक्ति में, देखिए अभी आ गया ना पंक्तियों की संख्या, 30 छात्रों की एक पंक्ति में रोहन बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, सोहन उसी पंक्ति में दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, पंक्ति में उनके बीच कितने छात्र हैं। अब देखिए एक पंक्ति है, इसमें 30 लोग बैठे हैं, ऐसा सोच लीजिए, है ना। रोहन बाएं छोर से 15वें स्थान पे है, बाएं छोर से रोहन 15वें स्थान पे, मतलब मान लेते हैं कि रोहन यहाँ पे बैठा हो बाएं छोर से 15वें स्थान पे, ये हो गए। और सोहन उसी पंक्ति में दाएं छोर से 20वें स्थान पे। अगर यहाँ पे 20 रख देंगे तो देखिए 20 15 35 हो जाएगा और कहीं ना कहीं छात्र 30 है, इसका मतलब है कि ओवरलैप वाला केस बनेगा। तो ओवरलैप वाला केस बनेगा तो बना दीजिए ओवरलैप वाला केस, है ना। चलिए ओवरलैप वाला केस बना देते हैं। इसका मतलब है कि यहां पे मान लीजिए दाएं छोर से कौन बैठा है, सोहन, ये सोहन दाएं छोर से बैठा है कितनेवें स्थान पे, 20, ये 20 है, ठीक है। दाएं छोर से 20 और ये बाएं छोर से 15। अब देखिए अब ये काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा जा रहा है कि उनके बीच कितने लोग बैठे हैं। अब एक बात समझिए, यहां से यहां 20 है ना, मतलब यहां से यहां कितने व्यक्ति, एकदम मैनुअली बताएंगे, कोई फॉर्मूला नहीं। यहां से यहां 20 लोग बैठे तो इधर कितना होगा भाई, 10, है ना, 30 ही लोग है ना, मान लेते हैं यहां से यहां 30 है, ठीक है, एकदम मैनुअली समझिए 30, यहां से यहां 20, तो यहां से यहां कितने हैं 10, मतलब इसकी ये 10 है, समझ लीजिए डिस्टेंस 10 है। अब समझिए 10 यहाँ है तो ये 11वें स्थान पे ये होगा सोहन, है ना, 11वां नंबर ये, 12 13 14 और 15 ये, तो कितने ही लोग बीच में बैठे हैं, 1 2 3, तो मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा 3। कितना आसान क्वेश्चन था ना, कुछ दम था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। अगर फॉर्मूला वगैरह बताएंगे ना, देखिए फॉर्मूला होता है बट क्या होता है ना, रैंकिंग में फॉर्मूला गलत ही हो जाएगा आपका, आप मोस्टली गलत करके आएंगे। इसलिए आप हमसे मैनुअली सीखिए, फॉर्मूला याद मत रखिए, क्योंकि फॉर्मूला कितना ही याद रख लेंगे, इसमें बहुत फॉर्मूला बन जाएगा, हर क्वेश्चन के लिए एक अलग फॉर्मूला बनेगा, तो कितना याद रखिएगा, 500 क्वेश्चन कीजिएगा 500 फॉर्मूला थोड़ी याद रखना है। कॉन्सेप्ट समझिए, मैनुअली करने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, 600 बच्चे की पंक्ति ये सब नहीं पूछता, बहुत कम ही दिया रहेगा, और अगर दिया भी रहेगा 600 तो घबराना नहीं है, आप कर लेंगे, इस बात की गारंटी आप कर लेंगे, अगर कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो कर लेंगे, समझ गए ना ये। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 15वें स्थान पर है और एन बाएं छोर से 10वें स्थान पर है, यदि इस पंक्ति में एन दाएं से 12वें स्थान पर है तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा। देखिए फिर से बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक पंक्ति बना लेंगे। अब हमको कहा गया है कि एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 15वें स्थान पे, तो देखिए दाएं छोर से ए 15वें स्थान पर है, एरो लगा दीजिएगा तो आइडिया लगता है। एन बाएं छोर से 10वें स्थान पे, देखिए एन जो है वो बाएं छोर से 10वें स्थान पे है, अच्छी बात है। यदि इस पंक्ति में एन, सॉरी एन बाएं छोर से है ना, उल्टा तो नहीं लिख रहे, ए दाएं छोर से और एन बाएं छोर से है, तो देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, आप इसको ठीक कर लीजिए। फिर से करते हैं। एक पंक्ति में ए दाएं छोर से 15वें स्थान पर है, मान लेते हैं ए जो है ये दाएं छोर से 15वें स्थान पे है, ठीक है, और एन बाएं छोर से कितने स्थान पे है, 10वें स्थान पे है। अब ठीक है ना। यदि पंक्ति में एन दाएं से 12वें स्थान पर है, अब देखिए एन जो है ना दाएं से कौन से स्थान पे है, 12वें स्थान पे है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में,
कि बाएं से एक स्थान, मतलब एक स्थान इधर से पूछ रहा है, यहां ये पूछ रहा है। देखिए बहुत आसान है, अभी आपको बताया था कि एक पॉइंट या एक व्यक्ति का एक ही मतलब बायां दायां से पता लग जाए तो व्यक्तियों की संख्या निकालना आसान हो जाता है। तो व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगा, 10 + 12 और -1, तो 12 10 22 में एक जाएगा तो 21। 21 व्यक्ति पंक्ति में बैठे हैं, ये तो तय हो गया। टोटल 21 लोग हैं। अब एक बात समझिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि एक व्यक्ति का स्थान दाएं से 15वां है, तो बाएं से क्या होगा, ये तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और व्यक्ति है ए। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या दी गई हो और दायां या बायां कुछ भी उसका दिया रहे पोजीशन, जो दिया रहे उसके अलावा दूसरा पोजीशन पूछेगा ना, तो उसमें उसको घटा दीजिएगा उसका पोजीशन। 21 - 15 और +1 एनी हॉ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें घटाने पे क्या होता है ना कि उसका प्लेस कम हो जाता है। तो 21 में 15 जाएगा 6 और एक 7वें। एक्चुअल में वो 7वें स्थान पे इधर से बैठा होगा। कौन से स्थान पे बैठा होगा, 7वें। चाहे तो आप चेक कर लें, हम आपको मैनुअली चेक कराते हैं। यहां से यहाँ का दूरी 15 हालांकि कम है, मतलब आप एज्यूम कर लीजिएगा, मैंने फिगर में थोड़ा कम ले लिया है। 15 16 17 18 19 20 और 21 है ना, 21 व्यक्ति बैठे। अब इधर से काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7वां स्थान पे बैठा है ना बाएं से। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी का वजन अलग अलग है। पी कम से कम 2 व्यक्तियों से भारी है, एस क्यू से भारी है, केवल आर और टी क्यू से हल्के हैं, उनमें से दूसरा सबसे भारी कौन है। अब देखिए 5 व्यक्ति है, तो हम सबसे पहले क्या करे थे, बताए थे ना, 5 लाइन या 5 प्लेस आप उसके लिए बना लीजिए कि भाई यहाँ पे लोग बैठेंगे। सबका वजन अलग है। पी जो है वो कम से कम 2 व्यक्तियों से भारी है। कम से कम 2 व्यक्तियों से भारी होने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा भी 2 व्यक्तियों से भारी हो सकता है। कम से कम का मतलब है कि कम से कम 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना भी। तो कम से कम 2 का मतलब है पी यहां पे आ जाएगा। ठीक है, देखिए पॉसिबिलिटीज वाला केस है ना, तो पी यहां आ जाएगा और एक बार पी यहां आ जाएगा। मतलब ये संभावनाएं हैं। अगर पहला लाइन पढ़े तो बस यहां इस लाइन से इतनी संभावनाएं बन गई है ना। यूपीएससी संभावना वाला क्वेश्चन पूछता है ना, इसलिए संभावना वाला क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। आपको ये ना लगे कि यूपीएससी में नहीं आएगा। एस क्यू से भारी है। अब देखिए एस जो है वो क्यू से भारी है, बना लिए। केवल आर और टी क्यू से हल्के हैं। आर और टी जो है ना केवल क्यू से हल्के हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आर और टी जो है ना केवल क्यू से हल्के हैं, मतलब क्यू से हल्के का मतलब है कि क्यू पहले होगा और आर और टी पीछे होगा। उनमें से दूसरा सबसे भारी कौन है। अब देखिए, अब हमको फिर से यहां पे चेंजेस करना पड़ेगा। पहला क्या है, एस क्यू से भारी है। एस क्यू से भारी है तो कहां कहां पे रख सकते हैं, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है, इसको भी छोड़ दीजिए। यहां से काम बनेगा। केवल आर और टी जो है ना वो क्यू से हल्के हैं। तो क्यू से हल्के होने का मतलब है आर और टी 2 व्यक्ति हैं जो क्यू से हल्के हैं, तो क्यू ज्यादा इससे बड़ा होगा। तो हम कहेंगे कि यहां पे हमको क्यू रखना पड़ेगा, सॉरी आर और टी यहां पे रखना पड़ेगा ना। आर और टी यहां आएगा, तभी तो यहां पे क्यू से केवल हल्के होंगे। तो ये देखिए, ये यहां पे ये संभावना खत्म हो जाएगा। यहां पे ये तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। तब केवल और केवल यही एक पॉसिबल बनता है, क्यू आर टी, क्यू आर टी। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे टी आर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। हो गया ना। अब हमसे पूछा जा रहा है कि क्यू जो है ना वो किससे बड़ा है, सॉरी एस जो है ना वो क्यू से बड़ा है। तो देखिए एस यहां पे आ जाएगा और एस यहां पे भी आ सकता है। ठीक है ना। तो हम यहां पे देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज है। ये वाला तो चलिए कैंसिल हो गया, है ना। लेकिन अभी भी यहां पे मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज है। अब पूछ रहा है कि उनमें से दूसरा सबसे भारी कौन है। अब देखिए, अगर हम पहले पॉसिबिलिटीज की बात करें और ये दूसरे पॉसिबिलिटीज की बात करें, तो यहाँ पे पहला और दूसरा भारी यहाँ पे पी है और यहाँ दूसरा भारी एस है। तो भाई 2 आंसर होता है क्या। अगर यहाँ पे ऑब्लिक करके दे देता आंसर, जैसे पिछली बार था, या तो ये या तो ये, या तो यहाँ पे या वाला ऑप्शन है नहीं, तो हम कहेंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, हम बता नहीं सकते। क्यों, क्योंकि भाई 2 आंसर आ रहा है, एक बार पी आ रहा है एक बार एस आ रहा है, तो हम कहेंगे कि हम बता नहीं सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। पी बाएं से 14वें स्थान पर है, क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि पी और क्यू के बीच 4 लड़के हैं तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। फिर से अलग टाइप का क्वेश्चन है। कुछ लड़के का मतलब नहीं पता है। पी बाएं से 14वें स्थान पे, पी जो है वो बाएं से 14वें स्थान पर है।
और Q दाएं से 7वें स्थान पे, Q मान लेते दाएं से 7वें स्थान पर है, अच्छी बात है। अब कह रहा है कि उसके बीच 4 लड़के बैठे, तो देखिए 1 2 3 4, ये तो इतना आसान था इसलिए लिख दिए। अब पूछ रहा है पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या, तो देखिए 14, यहां तक तो 14 लोग बैठे, 15 16 17 18 और 7 लोग इधर है, तो 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा भाई, 25, है ना। तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 25। समझ गया ना, इधर से यहां तक 14 व्यक्ति है, 14वें स्थान पे होने का मतलब यहां तक 14, बीच में 4 लोग बैठे थे, 4 लोग, 14 4 18, यहां से यहां 7 व्यक्ति हैं क्योंकि 7वें स्थान पे, तो 18 7 25, तो मेरा सही जवाब है। अंतिम क्वेश्चन, 10 लड़कों की एक पंक्ति में जब सोनू को बाईं ओर से 2 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ गया, पंक्ति के दाएं छोर से उसका पिछला स्थान क्या था। देखिए अब 10 लोग हैं, देखिए 10 लोग हैं ना, तो बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इससे क्या होगा ना कि आसान हो जाएगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं है, तो लिख लिए। अब वह क्या है, सोनू जो है ना बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया गया, बाईं ओर का मतलब इधर देखिए ये दायां है ना और ये बायां है, तो सोनू को बाईं ओर स्थानांतरित किया गया तो उसका बाएं छोर से स्थान, मतलब वो क्या है, बाएं छोर से 7वें स्थान पे आ गया, बायां छोर से 7वां का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सोनू यहां पे आ गया स्थानांतरित करने के बाद, और उसको क्या है ना बाईं ओर ट्रांसफर किया गया है 2 स्थान, दायां से बायां, मतलब ये एक्चुअल में पहले यहां पे बैठा था सोनू, है ना। देखिए 1 2 इधर 2 स्थान ट्रांसफर किया गया, बायां इधर होगा ना, देखिए लेफ्ट राइट उधर लेफ्ट इधर, तो सोनू का ये क्या है ना पहला स्थान है, पहला स्थान मतलब प्रारंभिक स्थान, और ये क्या है जब ट्रांसफर किया गया तो दूसरा स्थान, ठीक है, यहां तक हो गया। तो कह गया कि पंक्ति के दाएं छोर से उसका पिछला स्थान क्या है, तो देखिए दायां छोड़िए और उसका पिछला स्थान ये मतलब पहला स्थान, तो 1 2, मतलब दाएं छोर से वो पिछला स्थान उसका क्या था, दूसरा था, तो मेरा सही जवाब है दूसरा। तो ये सब गलती नहीं कीजिएगा, बहुत अच्छे से बनाना है, मैनुअली समझना है और आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग का रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग का पहला पार्ट समाप्त हो चुका है, हम लोग कुछ बेसिक्स क्वेश्चन को और कुछ कह सकते हैं कॉन्सेप्ट को समझे हैं। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम लोग दूसरे और तीसरे पार्ट पे भी जल्दी चर्चा करेंगे और आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पे लाइक कर दीजिए, वीडियो पे कमेंट जरूर करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उसको बोलिए सब्सक्राइब करने, आप भी देखें, दूसरे को भी मौका मिलेगा। और जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि आपको वीडियो का लिंक और वीडियो का PDF मिलेगा दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसी तरह आप हमसे हमारे साथ जुड़े रहें, सप्ताह में 3 दिन और आपकी तैयारी को हम और बेहतरीन बना देंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करना है कि 9 अक्टूबर से सीसेट की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जिन बच्चे का सीसेट बहुत कमजोर है तो वहां पे आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा मैथ्स और रीजनिंग की, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो आप 9 अक्टूबर से उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप उस पे दृष्टि लर्निंग ऐप पे जाके वहां पे नंबर दिया गया होगा, आप उस पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या वहां से डायरेक्ट आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो डेट याद रखिएगा 9 अक्टूबर। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए शुक्रिया।